मई जून 2025 एंड इट इज पेपर वेरिएंट 1 1। सही है। और 1 घंटे का हमारे पास पेपर आ गया। अब मैंने ये पेपर अब जो करा रहा हूं आपको, जो हमने लास्ट पेपर कराया था उसके मुकाबले में कंपैरेटिवली काफी आसान है पेपर। ये मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, होपफुली आपको भी ऐसा ही लगे। सही है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद ऑल द एमसीक्यूज एंड एक एक करके उसको अपन सॉल्व करते चले जाएंगे। कुछ चीजों में मैं आपसे पोलिंग करवाऊंगा और कुछ चीजों में हम स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्व कर लेंगे जहां पे मुझे जो सूटेबल लगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, which statement about free vaccination program is normative? अब नॉर्मेटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दो किस्म के स्टेटमेंट्स होते हैं। तो नॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है? इट्स एन ओपिनियन। ओपिनियन। सही है। यानी इसमें स्टेटमेंट्स लाइक शुड, वुड, कुड इस तरीके से आएंगे। मोस्ट लाइकली, लेस लाइकली, इस तरीके से आपके पास कुछ वर्डिंग्स होंगी जिससे आप पकड़ेंगे। और दूसरा होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में क्या होता है? आपके पास फैक्ट्स होते हैं। सही है। सो लेट्स गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू आंसर दिस। चारों ऑप्शंस आप लोग खुद पढ़ेंगे एंड देन मुझे बताएं कि भाई इसमें से सही जवाब कौन सा है। I'm starting the poll in 5 seconds. Read the options. ओके, परफेक्ट। हमारे पास तकरीबन बच्चों ने जवाब दे दिया, जिन्होंने नहीं दिया वो जवाब दे दें। आई एम एंडिंग द पोल एंड 70% of the people got this right. It is B. It is likely, likely, likely का मतलब एक ओपिनियन हो गया, टू इम्प्रूव वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। अच्छा। अब देखें, जब आप फ्री वैक्सीनेशन देंगे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, ये तो है ना। अब मैं ये बोलता कि इट विल हेल्प रेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाय 5 ईयर, तो ये ओपिनियन हो जाता ना। ये अब ओपिनियन नहीं है ये। आ जाए सी, इट विल रिजल्ट इन लोअर स्पेंडिंग ऑन अदर मेडिकल सर्विसेज। जाहिर जाहिर सी बात है, वैक्सीनेटेड है तो आप बीमार नहीं होंगे तो दूसरी जगह पे पैसा खर्च नहीं होगा। ये ओपिनियन नहीं, ये तो फैक्ट है ना। अगला, tax revenues generated through improved economic activity will exceed the spending on vaccination। हाँ। अब क्योंकि लोग बीमार कम होंगे, ज्यादा स्पेंडिंग करेंगे, तो उसकी वजह से ज्यादा टैक्स रेवेन्यू जनरेट होगा। वैसे आ, ये भी आप कह सकते हैं कि नॉर्मेटिव टाइप ही है, क्योंकि विल एक्सीड, तो ये एक ओपिनियन हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज बताई, शुड, वुड, कुड, या मोस्ट लाइकली, लीस्ट लाइकली, इस तरीके के जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं तो वो ओपिनियन नेटेड होते हैं, वो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं। सो बी इज द राइट आंसर। आ जाए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द डायग्राम शोज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऑफ टू कंट्रीज एक्स एंड वाई। सही है। तो ये दो कंट्रीज हैं आपके पास, एक्स एंड वाई। सबसे पहले तो आपने ये दिमाग में रखना है, बिकॉज ये बिल्कुल स्टार्टिंग का एमसीक्यू है। इट विल बी फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। और ये सेम कॉन्सेप्ट हमने मैक्रो में भी पढ़ा है, जिसमें हम एब्सोल्यूट और कंपैरेटिव एडवांटेज का जिक्र करते हैं। तो ये एब्सोल्यूट और कंपैरेटिव एडवांटेज से रिलेटेड नहीं है। सही है। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द डायग्राम? आपने एक चीज याद रखनी है, जब भी पीपीसी का क्वेश्चन आएगा इट विल यूजुअली बी अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सही है। तो एक स्ट्रेट लाइन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो इसका मतलब क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कांस्टेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सही है। अब देख लेते हैं, बोथ कंट्रीज हैव अ डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? नहीं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, इट्स कांस्टेंट। बोथ कंट्रीज शुड प्रोड्यूस 40 यूनिट्स ऑफ कैपिटल एंड 20 यूनिट्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स? नहीं, क्योंकि आपको पता है, आपने मैक्रो में पढ़ा हुआ है, तो जो कंट्री जिसमें ज्यादा स्पेशलाइज्ड है उसको वो चीज प्रोड्यूस करनी चाहिए। C. Why has a constant opportunity cost in the production of consumer goods? Yes, it has a constant opportunity cost. Therefore, C is the right answer. Country Y is producing more consumer goods than X.
कैन। अब यहाँ पे ये देखेंगे बच्चे, यहाँ पे यही कंफ्यूज होता, ये भी उसको सही लग रहा होता। इज प्रोड्यूसिंग मोर मतलब वो ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है। अब सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या वो अपने सारे रिसोर्सेज पे कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस कर रही है? जरूरी तो नहीं है। हो सकता है कि कंट्री वाई कम प्रोड्यूस कर रही हो, लेकिन ज्यादा प्रोड्यूस कर सकती है। तो उसको अंग्रेजी में एग्जामिनर अगर लिखता तो कैसे लिखता? कंट्री वाई कुड प्रोड्यूस मोर कंज्यूमर गुड्स देन कंट्री एक्स, तो ये सही हो जाता जब आप कुड ऐड कर देते हैं। लेकिन ये बोल रहा है इज प्रोड्यूसिंग मोर हमेशा ज्यादा प्रोड्यूस करेगी, तो मेरा ख्याल है कि ये गलत हो जाता है, एंड देयरफॉर डी इज नॉट द राइट आंसर। Done. Move on to the next MCQ. Okay. बहुत आसान है। Which of these goods are least likely to be allocated by the market forces in a mixed economy? यानी mixed economy में market forces allocate नहीं करेंगी। आप सारे options को देख लें और मैं फिर इसको पोल ऑन कर देता हूं आप लोगों के लिए। और ये मैंने कर दिया आप लोगों के लिए पोल ऑन। बहुत आसान है, डू नॉट ओवर थिंक इट। जबरदस्त। हमारे पास तकरीबन 80% बच्चों ने जवाब दे दिया है। बाकी बच्चे भी जवाब दें भाई, बाकी बच्चे भी जवाब दें। परफेक्ट। हमारे पास 80% बच्चों ने सही जवाब दिया है, विच इज स्ट्रीट लाइट। आर लीस्ट लाइकली टू बी एलोकेटेड मतलब लीस्ट लाइकली टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द मार्केट फोर्सेस, यानी पब्लिक गुड लीस्ट लाइकली होता है। सही है। अब हॉस्पिटल इज अ मेरिट गुड, तो मेरिट गुड विल बी प्रोड्यूस बट अंडर प्रोड्यूस होगा। सही है। टेलीविजन प्रोग्राम्स तो नहीं हो सकता, रेलवे भी नहीं हो सकता क्योंकि प्राइवेट सेक्टर उसको भी प्रोड्यूस करती है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू व्हिच इज in 2020 2020 there was a worldwide pandemic। पता है ना कौन सा पेंडेमिक था? कोविड। हाई इनकम कंट्रीज क्विकली डेवलप्ड अ वैक्सीन। Low income countries built high tech factories to manufacture them in large quantities of vaccine for exports। चैट में बताओ ऐसा क्यों है कि जो हाई इनकम कंट्रीज हैं उन्होंने ड्रग रिसर्च किया और लो इनकम कंट्रीज ने उसको प्रोड्यूस किया? ऐसा क्यों है? जल्दी चैट पे बताएं, चैट पे बताएं फटाफट। ऐसा क्यों है? थोड़ा एक्टिव रहे मेरे कीबोर्ड वॉरियर्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिल्कुल सही है। चीप लेबर जबरदस्त, इन लो इनकम कंट्रीज इजाफा। जबरदस्त सही है। तो यू गेट एन आइडिया कि हम ज्यादा प्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं लो इनकम कंट्रीज पे, वहां पे चीजें सस्ती है, लेबर सस्ती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। लेट्स लुक एट द ऑप्शन। हाई इनकम कंट्रीज में अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेशलिस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तभी तो वो प्रोड्यूस कर पाएंगे नई ड्रग। स्कार्स ह्यूमन रिसोर्स, तो भाई अगर ह्यूमन रिसोर्स स्कार्स है तो हम डेवलप भी नहीं कर पाएंगे। मेनी पीपल टेंडेड टू अवॉइड द डिजीज। अबे ये क्या कहना क्या चाह रहे हो भाई? नो गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर रिसोर्स ऑल शिट, ऑल शिट पॉइंट्स। सही है, इट्स नॉट मेकिंग सेंस। लो इनकम कंट्रीज में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है। ओवर सप्लाई ऑफ अनस्किल्ड वर्कर है, भाई आपको वैक्सीन बनानी है तो स्किल्ड वर्कर तो चाहिए ना। मैनी पीपल टेंडेड टू कैच द डिजीज, तो वो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। क्या बात करते हो यार? स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर रिसोर्स, अच्छा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे एक ही आंसर है इसका। ओके। हाउ कैन अ पब्लिक गुड बिकम अ प्राइवेट गुड? अब पब्लिक गुड की डेफिनेशन याद रखना। पब्लिक गुड क्या होता है? नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवल। सही है। नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब क्या होता है? यू कैन नॉट स्टॉप एनीवन फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गुड और अ सर्विस, तो वो पैसे दिए बगैर आपके मजे ले लेगा गुड्स के और आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो अब देखें प्राइवेट गुड वो कब हो जाएगा? जब वो एक्सक्लूडेबल और राइवल हो जाएगा। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, बहुत आसान है।
आप लोग मुझे फटाफट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। आप पोल को क्लोज कर सकते हैं। लुक एट द ऑप्शंस। क्लोज द पोल एंड लुक एट द ऑप्शंस। जबरदस्त। 90% बच्चों ने सही जवाब दिया है। कुछ बच्चों ने सी और डी भी दिया है जो कि गलत है, लेकिन बी, 90% लोगों ने सही जवाब दिया है और सबने पार्टिसिपेट भी किया है, कुछ लोगों को छोड़ के। तो अब आप देखें कि आपके पास जो आंसर है वो बेसिकली है बी। सर बी क्यों है? क्योंकि अगर डेवलपमेंट से गुड्स एक्सक्लूडेबल हो जाएंगे तो वो प्राइवेट गुड्स बन जाएंगे, बेसिक डेफिनेशन है। पी दो बच्चों ने किया और डी एक बच्चे ने किया है। गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेस द इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग दैट गुड। तो स्ट्रीट लाइट प्रोड्यूस करना पब्लिक गुड नहीं है, स्ट्रीट लाइट लगाना पब्लिक गुड है। तो उस गुड्स की प्रोडक्शन से कुछ भी नहीं होता। द प्राइस ऑफ द गुड इंक्रीज, अच्छा, पब्लिक गुड की प्राइस जीरो होती है ना। तो प्राइस ऑफ दैट गुड इंक्रीजेस, इट बिकम्स मोर प्रॉफिटेबल। अगर प्रॉफिटेबल है भी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, आप फिर भी तो उसको एक्सक्लूड, नॉन एक्सक्लूडेबल है, आप पैसे दिए बगैर भी तो इस्तेमाल कर सकते हो, तो इट विल नेवर बी प्रॉफिटेबल। देयरफॉर डी एंड सी आर नॉट द राइट आंसर्स। और ए तो किसी ने चूज ही नहीं किया, देयरफॉर आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग ए। What is not a function? Not a function of price mechanism. प्राइस मैकेनिज्म के तीन फंक्शंस होते हैं: सिग्नलिंग, इंसेंटिव और रैशनिंग। सही है, ये तीन फंक्शंस होते हैं, ये दिमाग में रखना है। सिग्नल का मतलब प्रोड्यूसर्स को सिग्नल मिलता है हमें कितना रिसोर्स किस पे लगाना है। मिसाल के तौर पे मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, मैं बिजनेस पढ़ाता हूँ। अब मेरे पास ज्यादा इकोनॉमिक्स की डिमांड आती है तो मैं अपना टाइम ज्यादा एलोकेट करूंगा अकॉर्डिंग टू जिसमें मुझे ज्यादा प्रॉफिट है, यानी जिसमें ज्यादा प्राइस है। तो सिग्नल इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। इंसेंटिव, प्राइस बढ़ेगी, फर्म बोलेगी यार ये भी प्रोड्यूस कर लेता। अब मैं पढ़ा रहा हूँ बिजनेस और लेट्स से इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता चला कि यार जो बच्चा सोशियोलॉजी पढ़ता है वो ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार है, मैंने सोशियोलॉजी भी पढ़ाना शुरू कर दिया बिकॉज ऑफ द हायर प्राइसेस। दिस इज एन इंसेंटिव फॉर मी टू प्रोड्यूस दैट गुड। राशनिंग ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, मतलब हमेशा याद रखें जब भी चीजें प्रोड्यूस होती हैं वो लिमिटेड क्वांटिटी में प्रोड्यूस होती हैं। तो मिसाल के तौर पे 1,000 लोगों को प्रोडक्ट चाहिए लेकिन आपके पास सिर्फ 200 यूनिट्स हैं, तो आप राशनिंग करेंगे, आप प्राइस बढ़ाएंगे ताकि 1,000 में से कस्टमर कम हो के सिर्फ 200 बच जाए। तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? जो हाई प्राइसेस दे सकेगा। तो दिस इज बेसिकली नोन एज राशनिंग। तो तीन फंक्शंस हमारे पास आ गए। बी इज नॉट द फंक्शन, सरप्लस को मैक्सिमाइज करना, कंज्यूमर या प्रोड्यूसर इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द प्राइस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। इस पेपर में सिर्फ एक एमसीक्यू है जो कि टेढ़ा है, एक, और उसका 25% सही आंसर हुआ था अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनर। कार एंड पेट्रोल आर जॉइंट डिमांड्स। जॉइंट डिमांड्स मतलब दोनों एक साथ डिमांड होते हैं, कॉमन सेंस सही है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस? अगर गाड़ियों की प्राइस बढ़ेगी तो पेट्रोल की डिमांड पे क्या होगा, यह है सवाल। अगर गाड़ियों की प्राइस बढ़ेगी तो पेट्रोल की डिमांड पे क्या होगा? सोचें। मैं पोल स्टार्ट करूंगा इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड्स। 2, 1, और ये पोल मैंने लॉन्च कर दिया है। जबरदस्त। हमारे पास तकरीबन 85% बच्चों ने सही जवाब दिया है एंड आई एम एंडिंग द पोल। लेकिन एक चीज जो बड़ी बुरी लगी मुझे, A B C D सारे ऑप्शन सेलेक्ट हुए हैं सही, लेकिन 75% अब सही सी पे है। लेट्स लुक एट सी। भाई अगर पेट्रोल की, अगर प्राइस ऑफ कार्स इंक्रीज होगी तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी, मतलब इनवर्ट शिफ्ट होगी। इट्स अ नॉन प्राइस फैक्टर। तो मूवमेंट तो हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि प्राइस ऑफ कार चेंज हुई, डिमांड ऑफ पेट्रोल, तो ये शिफ्ट होगा क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्स है।
सही है। और शिफ्ट आउटवर्ड्स तो नहीं हो सकता। शिफ्ट आउटवर्ड्स क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर पेट्रोल की गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ी है, हम गाड़ियां कम लेंगे। गाड़ी कम लेंगे तो डिमांड ऑफ पेट्रोल विल डिक्रीज, एंड देयरफॉर सी इज द राइट आंसर। राइट। आ जाए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। एंड जरा चैट में बताएं, अप टिल नाउ डिड यू फाइंड दिस पेपर टू बी कंपैरेटिवली इजी? जरा चैट पे बताएं मुझे, आसान है मुश्किल है? हम्म। इजी। हरीज। हाँ इजी है ना, मैंने भी यही बोला था कि इट्स कंपैरेटिवली फेब मार्च से ज्यादा आसान है। तो फेब मार्च जब मैं खुद भी देख रहा था तो कि मुझे ये ऐसा लगा, ओ सोफिया को भी इजी लगा, बस मेरी मेहनत सफल हो गई, बस खत्म, अब ये तो जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि फेब मार्च मुश्किल था, एंड हमने कर लिया पहला पेपर, लेकिन अब पेपर कंपैरेटिवली आसान है, एंड दिस इज द रियल स्ट्रेंथ ऑफ द एग्जामिनर, कि वो एक आध पेपर मुश्किल दे देता है तो वो आपकी प्रैक्टिस होती है, लेकिन जनरली आपके पास पेपर आसान ही आते हैं, खास तौर पे मई जून में भी, और अक्टूबर नवंबर में भी हम और भी करेंगे, आपको आइडिया होगा, लेकिन फेब मार्च मुश्किल ही होता है। ये तो मैंने ऑब्जर्व भी किया हुआ है। आ जाए, what would best explain the PES is likely to be lower for fresh grown vegetables within a country compared to the PES of manufactured goods? तो vegetables का PES कम है। PES के फैक्टर्स होते हैं SAT, स्टोरेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, टाइम टेकन टू प्रोड्यूस। तो अब आप ऑप्शंस देखें। Alternative supplies can be flown in from foreign producers. Well, अगर फॉरेन सप्लायर आ जाए हमारे पास तो हमारी फ्रेश वेजिटेबल्स इलास्टिक हो जाएगी उसकी सप्लाई। therefore this is not the right answer, we need to figure out why it is inelastic. a positive price change encourage, नहीं, ये तो प्राइस अगर बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, ये तो भाई कॉमन सी बात है। फ्रेश वेजिटेबल हैज अ हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व, मतलब हॉरिजॉन्टल का मतलब हो गया ऐसा परफेक्टली इलास्टिक, तो ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं होता, परफेक्टली इलास्टिक तो नहीं होता। There is a seasonal time lag involved in planting and harvesting more fresh vegetable, which basically means the time taken to produce a vegetable is comparatively less. सही है, सॉरी comparatively more, सही है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, it is inelastic, सही है। D is the right answer. And let's move on to the next MCQ, which again is a very, very easy question. The diagram shows the demand and supply of a product. एक प्रोडक्ट का डिमांड एंड सप्लाई दिखाया गया है। सप्लाई को अपन ने क्या कर दिया है भाई, इनवर्ड सॉरी आउटवर्ड शिफ्ट हो गया, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आउटवर्ड शिफ्ट हो गया है, आउटवर्ड शिफ्ट हो गया है। तो अब सवाल है, व्हाट वुड कॉज द सप्लाई टू शिफ्ट फ्रॉम S1 टू S2, यानी आउटवर्ड क्यों शिफ्ट होगा? मैं आप लोगों के लिए पोल ओपन कर रहा हूं, आप लोग मुझे पोल पे जवाब देंगे। यूसुफ एट का था डी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ डी था। मैं आपके लिए पोल ओपन कर रहा हूं, एंड मुझे बताएं सप्लाई क्यों बढ़ी। टेक योर टाइम इन आंसरिंग द पोल, और अगर आपको क्वेश्चन देखना है आप पोल को क्लोज करें, मोर पे जाएं, एंड यू कैन ऑब्वियसली सी द क्वेश्चन। जबरदस्त, कोई तबाही मचाई है भाई, तुम लोगों ने क्या तबाही मचाई हुई है यार, जबरदस्त। 90%, 90% बच्चों ने सही जवाब दिया है। सही है। तो अब देख लेते हैं इसका सही जवाब हमारे पास क्या है। इट इज बी, फॉल इन द लेबर कॉस्ट। आपके पास लेबर कॉस्ट कम होगी, प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, सप्लाई बढ़ जाएगी। प्राइस की वजह से कभी भी शिफ्ट नहीं आता, प्राइस की वजह से मूवमेंट आती है, प्राइस की वजह से मूवमेंट आती है। और लेबर कॉस्ट अगर राइज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि सप्लाई इनवर्ट शिफ्ट होगा। तो अगर कोई बच्चा क्वेश्चन गलत पढ़ लेता है, उसको लगता है कि इनवर्ट शिफ्ट हो रहा है, तो वो डी मार्क कर लेता है। तो ये छोटा सा एक इशू है, आपने बड़ा कॉन्फिडेंटली पढ़ना है और समझना है एक एक चीज को। क्वेश्चन नंबर 10। The diagram shows the demand and supply of a product. Which area shows producer surplus?
मतलब ये पूछेगा अब हमसे, हम जैसे चीतों से ये इतने आसान सवाल पूछेगा। याद है ना, प्रोड्यूसर सरप्लस इक्विलिब्रियम के ऊपर होता है या नीचे? पोल को क्लोज करें और ऑप्शंस देखें, केयरफुली स्टडी करें, एंड देन आप अपना आंसर प्लॉट करेंगे, आंसर लॉक करेंगे। क्या बात है यार, तुम शदाई बना दिया मुझे, जबरदस्त। बाकी बच्चे भी पार्टिसिपेट करें भाई, 50 बच्चे हैं, सबके सब जवाब दें। जबरदस्त जबरदस्त। हमारे पास 84% लोगों ने जवाब दिया है बी, विच इज राइट। सही है। अब देखें बी क्यों सही है। प्राइस के नीचे प्रोड्यूसर सरप्लस होता है, कुछ बच्चों ने ए सेलेक्ट किया था। प्राइस के ऊपर कंज्यूमर सरप्लस होता है, प्राइस के नीचे प्रोड्यूसर सरप्लस होता है। और ये सी और डी तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है तुम लोगों को, तो कंफ्यूज नहीं होना है भाई पेपर में। आ जाए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब ये पांच छह अल्फाज का आपके पास क्वेश्चन है, मजाक है क्या? व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेल्थ? अब मैं नहीं पढ़ूंगा, आपने पढ़ना है और आपने मुझे जवाब देना है। क्लोज करें पोल, आंसर देखें, लॉक करें और मुझे बताएं। अरे महद, क्या बात है तुम्हारी, क्या बात है, थैंक यू महद। 97% लोगों ने सही जवाब दिया है। अब 95 हो गया। दो हमारे शदाइयों ने गलत जवाब दिया है, तीन हो गए शदाई। द करेक्ट आंसर इज प्रॉपर्टी। तीन बच्चों ने गलत जवाब दिया है, एक ने ए सेलेक्ट किया, एक ने बी और एक ने डी। अबे वेल्थ, वेल्थ क्या होती है भाई? और इनकम क्या होती है? इनकम रेगुलर बेसिस पे आपको मिलती है। सही है? ये इनकम की आप डेफिनेशन समझ लें। वेल्थ होती है जो इनकम सेव्ड होती है, उससे आप कोई एसेट ले ले तो एसेट, एसेट सही है, तो वो होती है आपकी वेल्थ। तो इंटरेस्ट रेगुलर बेसिस पे मिलता है, इनकम प्रॉफिट्स रेगुलर बेसिस पे मिलता है, इनकम। इनकम, अबे तुम्हारी मैं ये डी किसने चूज किया था मुझे ये बताओ। हु सेलेक्टेड डी? किसके अंदर इतनी मस्ती थी कि उसने डी सेलेक्ट किया? इनकम, इनकम इज वेल्थ। अरे भाई चलो, मैं इग्नोर कर देता हूँ इस बात को, लेकिन अगली बार मुझे ऐसी गलती ना दिखे। टू मच शुगर causes increase in consumers rate. A government has introduced a sugar tax. Sugar tax है, कुछ और नहीं है। On the consumption of soft drinks that have high sugar content. Government ने लगा दिया टैक्स। How might this policy help to reduce the number of overweight people? मोटे लोगों को कैसे कम करेगा? Consumers will switch to cheaper brands of soft drink with high sugar content. तो क्या मोटे लोग कम होंगे, बढ़ जाएंगे? ये तो सही है। Consumers will switch to other high sugar substitutes. मोटे लोग कम थोड़ी होंगे, वो तो बढ़ जाएंगे। The price elasticity of demand for sugar is inelastic. अगर inelastic है, प्राइसेस बढ़ेंगी, तो लोग तो वही सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते रहेंगे ना, तो वो मोटे ही रहेंगे। तो ये भी सही नहीं हुआ, क्योंकि इन इलास्टिक, अगर इलास्टिक होता ना आंसर सही हो जाता। टैक्स रेवेन्यू इज स्पेंट ऑन एजुकेशन अबाउट द डेंजर्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक कंजम्पशन। तो अब जब टैक्स मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा, उससे हम दुनिया को बताएंगे कि ये सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना कितना नुकसानदेह है, जिसकी वजह से लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स की कंजम्पशन को कम कर देंगे। एंड डी इज द राइट आंसर। अब ये देखें 13th एमसीक्यू, थोड़ा सा टेक्निकल है, टेक्निकल नहीं है मैं आपको बताऊं, नहीं है, लेकिन ये पूछा इस तरीके से गया है तो वो टेक्निकल हो जाता है। आ डैश प्राइस सेट बिलो द मार्केट इक्विलिब्रियम। तो बिलो द इक्विलिब्रियम क्या सेट होता है, मैक्सिमम या मिनिमम? सोचो सोचो सोचो। मेरे ख्याल से मैक्सिमम। विल कॉज आ डैश ऑफ द प्रोडक्ट। तो मैक्सिमम प्राइस लगेगी तो क्या क्रिएट होता है? सोचो, शॉर्टेज। एंड आ डैश प्राइस सेट अबव द मार्केट इक्विलिब्रियम, ऊपर लगाएंगे तो क्या होगा? मिनिमम प्राइस विल कॉज अ सरप्लस। तो maximum price will cause a shortage, maximum price will cause a shortage। तो
इसी से हमें पता चल गया आंसर ए है, क्योंकि और कोई जगह पे मैक्सिमम और शॉर्टेज साथ है ही नहीं। और मिनिमम प्राइस विल कॉज अ सरप्लस। इस एमसीक्यू को करने का एक और तरीका था। आप पहले ये पूरा पढ़ लेते फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ के, और नीचे ऑप्शंस देखते, तो आपको खुद ही रियलाइज हो जाता है ये किस तरीके से होना है। ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, लेकिन जब मैं ये वाला पेपर खास तौर पर सॉल्व कर रहा था, तो मैंने इसी तरीके से किया था कि पहले मैंने ये पढ़ा और मैंने नीचे ऑप्शंस देखे। जब ऑप्शंस मैंने नीचे देखे तो स्टार्टेड क्लिकिंग। इस वजह से आप भी इस तरीके के फॉलो कर सकते हैं, या तो आप कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द 14th एमसीक्यू। द डायग्राम शोज द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ आई टेस्ट प्रोवाइडेड बाय ऑप्टिशियंस। तो ये आई टेस्ट अगर ऑप्टिशियन प्रोवाइड कर रहा है, इक्विलिब्रियम P2 है और क्वांटिटी Q1 है, which policy would enable the government to increase the number of eye tests from Q1 to Q2? सही है। तो कौन सी पॉलिसी से आई टेस्ट इंक्रीज हो जाएंगे Q1 से Q2 तक? ओके, now this is very important, and this MCQ may cause a lot of issues. अब कुछ को लग रहा होगा मैक्सिमम प्राइस P3 पे लगाते हैं। पहली बात, P3 पे मैक्सिमम प्राइस लग ही नहीं सकती, क्योंकि इक्विलिब्रियम के ऊपर मैक्सिमम प्राइस नहीं होती। मिनिमम प्राइस ऑफ P2। तो इक्विलिब्रियम पे मिनिमम प्राइस लगा रहे हो, गधे हो क्या? मतलब यहाँ पे अगर मिनिमम प्राइस लगाओगे तो इक्विलिब्रियम ही रीस्टैब्लिश हो जाएगा, तो ना लगाओ, इससे बेहतर है। तो बच गया हमारे पास सी और डी। अब वो बोले सब्सिडीज पेड टू ऑप्टिशियंस ऑफ P3 to P2, यानी इतनी सब्सिडीज देनी है। अब मेरी बात गौर से सुनो। अगर मैं इतनी सब्सिडीज दूंगा तो मेरी सप्लाई कितनी शिफ्ट होगी, ये दिमाग में रखना। और दूसरा है P1 से P3। अगर मैं P1 से P3 सब्सिडीज देता हूं ना, तो मेरी सप्लाई इतनी शिफ्ट होगी S1 पे, इतनी शिफ्ट होगी। क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन S एंड S1 इज माई सब्सिडी। तो P1 से P3 ये मेरी सब्सिडीज है। अगर मैं इतनी सब्सिडीज देता हूं P1 से P3 तक, तो मेरा इक्विलिब्रियम Q2 पे बनेगा, यानी नंबर ऑफ आई टेस्ट विल इंक्रीज फ्रॉम Q1 टू Q2। अब अगर मैं सी चूज करता हूँ, सी कि सब्सिडीज P3 से P2 तक देनी चाहिए, तो P3 से P2 तक अगर मैं दूंगा तो सप्लाई कहीं यहाँ पे शिफ्ट करेगा। P3 से P2 पे अपन कैसे शिफ्ट कर सकते हैं? नहीं, ये शिफ्ट बन ही नहीं सकता, टेक्निकली ये बन ही नहीं सकता। सही है। तो आपने सब्सिडीज के और टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस के कॉन्सेप्ट को इस तरह हाईलाइट करना है, वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है। तो अगर आप देखें तो S1 पे शिफ्ट होके वर्टिकल डिस्टेंस P1 से P3 ही है, और नई क्वांटिटी आपके पास Q2 ही है। अगेन दिस वाज नॉट द डिफिकल्ट क्वेश्चन जो कि मैंने आपको पेपर का जिक्र किया था। ओके, वी हैव अ चैट। सर ए क्यों नहीं है? ए इसलिए नहीं है मेरे भाई, क्योंकि मैक्सिमम प्राइस इक्विलिब्रियम के ऊपर लग सकता है क्या? जवाब है नहीं लग सकता। तो P3 इक्विलिब्रियम के ऊपर, इस वजह से नहीं हो सकता। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कुछ चीजें आप लोग को समझा देता हूँ, एक और चीज मैं आपको समझा देता हूँ, आप लोगों को आइडिया होगा। लेट्स से मैं आपको बोलता हूँ कि गवर्नमेंट ने मैक्सिमम प्राइस लगा दी P1 पे, सही? ये फॉलो करना। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास डिमांड तो Q2 हो जाएगी, लेकिन सप्लाई हमारे पास Q3 हो जाएगी, यानी सप्लाई कम होगी। तो देखा जाए तो डिमांड ज्यादा है, डिमांड Q2 है, लेकिन सबको माल थोड़ी मिला, सबको सर्विसेज नहीं मिली। देयर फोर इट इज नॉट द करेक्ट आंसर एज वेल, इवन इफ द मैक्सिमम प्राइस वॉज P1। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर पेमेंट? तो ये वो एमसीक्यू है जो आप मुझे खुद पोल पे बताएंगे, सही है। ट्रांसफर पेमेंट बेसिकली वो चीजें होती हैं जो मुफ्त में गवर्नमेंट आपको देती है। मैंने पोल को लॉन्च कर लिया है, एंड यू हैव एग्जैक्टली 20 seconds टू सॉल्व द पोल। ये तो भंड हो गया एक। जबरदस्त। तो 85% ऑफ द पीपल गॉट दिस राइट,
एंड मैंने तो माइक ही ऑन नहीं किया हुआ था, अल्लाह रहम करे। ग्रांट्स पेड टू स्टूडेंट्स बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि बदले में गवर्नमेंट कुछ मांग नहीं रही है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। हाउस होल्ड सेविंग फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, तो भाई ये ट्रांसफर पेमेंट नहीं होती। हाँ, ये देखो कैसे खेला, ट्रांसफर कर दिया एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट। अब वो जो बावला बच्चा होगा बोलेगा हाँ ट्रांसफर कर दिया, यही ट्रांसफर पेमेंट है। मंथली रीपेमेंट ऑफ अ लोन, नहीं आपने कुछ लिया था इसलिए आपने पे किया। ट्रांसफर पेमेंट हमेशा गवर्नमेंट देती है, पहले तो ये दिमाग में रख लो। ट्रांस द अमाउंट पेड बाय टू ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। सही है। अब एनोटेशन नहीं करो, एक मिनट। ओके। सर एमपी से। जी, आंसर इसका डी है। इसका आंसर डी है। सही है। डी क्यों है? क्योंकि ट्रांसफर पेमेंट, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, ट्रांसफर पेमेंट इज ओनली गिवन बाय द गवर्नमेंट। ये आपने याद रखना है। सही है। और जब गवर्नमेंट देती है बदले में कुछ नहीं मांगती, तो अगर सब स्टूडेंट्स को ग्रांट्स दी जा रही है, बदले में कुछ मांग तो नहीं रही है ना। यानी ऐसी चीज जो गवर्नमेंट को डायरेक्टली फायदा करे। बच्चा पढ़ेगा तो बच्चे का फायदा है, तो हम ये करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which statement correctly describes an increase in real GDP? Real GDP के increase को क्या describe करता है? It is adjusted for inflation. What is adjusted for inflation? Nominal GDP is adjusted for inflation. सही है, ये है रियल जीडीपी की डेफिनेशन से। अच्छा सॉरी, क्वेश्चन में भंड हो गया मुझसे। देखें, मेरे से भी भंड हो गया। व्हाट करेक्टली डिस्क्राइब्स एन इंक्रीज इन रियल जीडीपी? रियल जीडीपी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास नॉमिनल जीडीपी और इन्फ्लेशन को कंपेयर किया जाएगा। अगर नॉमिनल जीडीपी 10% है, से बड़ी है, और इन्फ्लेशन 20% से बड़ी है, इसका मतलब क्या है? रियल जीडीपी फॉल हो जाएगी, यही मतलब है ना। क्योंकि अगर आप इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट निकालेंगे, नॉमिनल जीडीपी कम हो जाएगी। लेकिन अगर नॉमिनल जीडीपी 40% है और इन्फ्लेशन 20% है, तो अगर आप 20% को निकालेंगे तो 20% से रियल जीडीपी बढ़ जाएगी। तो अगर रियल जीडीपी बढ़ रही है, इसका मतलब नॉमिनल जीडीपी तेजी से बढ़ी है और इन्फ्लेशन स्लोली बढ़ी है, ये मतलब है। और कभी भी आप कंफ्यूज हो जाएं, तो आप अपने आप को बोलें कि बेटा लिख, चीजें लिख। लिख लिख के चीजें देखोगे, आपके सामने सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। Nominal GDP is rising faster than the rate of inflation. This is the right answer. सही है। अब ए आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी इज द सेम एज नॉमिनल इनकम। तो वो बोल रहा है नॉमिनल जीडीपी इज राइजिंग फास्टर देन नॉमिनल इनकम, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो ए हो ही नहीं सकता। रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज राइजिंग फास्टर एट एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड और इन्फ्लेशन का रियल से कोई ताल्लुक नहीं है। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज राइजिंग फास्टर देन नॉमिनल इनकम। अब आप देखें, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। हमेशा, हमेशा आप पूरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, दो ऑप्शंस अगर आपको उल्टे दिखते हैं, दे आर एग्जैक्टली द ऑपोजिट। सही है। इसका मतलब आंसर उन दोनों में ही छुपा हुआ है। यहां तक बात समझ में आ गई? अगर आप फंसते हो तो, फंसते हो तो सही है, वरना तो फिर आप यू कैन कम अप विद द राइट आंसर। सही है? अगर आप फंस गए, दो ऑप्शंस देखें जो सेम है लेकिन ऑपोजिट है, सही है? उन दोनों में ही आंसर होगा। Let's move on to the next one. And this is the most difficult question of this paper. एग्जामिनर ने बोला 25% बच्चों ने सही जवाब दिया है, यानी 1 out of every 4 स्टूडेंट गॉट दिस राइट। 3 बच्चों ने गलत किया है। प्रोवाइडेड के सब बच्चों ने तैयारी करके ही पेपर में उतरे, फिर भी गलत किया है, तो ये एक मुश्किल एमसीक्यू है। An open economy with government sector is an equilibrium. Households in this economy save 100 million and firms spend 150 million on investment. Saving कितनी है?
100 million, इन्वेस्टमेंट कितनी है 150 million. Which combination of the budget balance and current account balance would lead to an equilibrium position on the circular flow of income? Now, this is a technical question. I will give you exactly 1 minute to come up with the answer. आप सोचो, सही है? हम चाहेंगे कि आप खुद से सोच के करें. मैंने हिंट दे दिया आपको, मैंने लिख भी दिया है. अब मैं आपके सामने पोल ओपन करता हूं. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस राइट. आप गलत भी हैं, आप पार्टिसिपेट करें ताकि पता चले कि क्या पोजीशन चल रही है. चले चले, सब बच्चे पार्टिसिपेट करें, डरे नहीं, डरे सिर्फ अल्लाह से. सही है, परफेक्ट. हमारे पास जो रिस्पॉन्सेज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कैसी हैं. 11% chose A, 21% chose B, 36% chose C, and 32% chose D. सही है. तो C इज द राइट आंसर. अब मैं आपको समझाता हूँ C कैसे सही आंसर है. देखें, अकॉर्डिंग टू द इक्विलिब्रियम, विड्रॉल्स आर इक्वल टू इंजेक्शंस. तो ये मेरे पास ऊपर इंजेक्शंस है और ये मेरे पास विड्रॉल्स हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा. अब वो बोल रहा है आपसे स्पेंडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट 150 है और सेविंग कितनी है 100 है. तो अगर मैं इसको नेट ऑफ करूं तो मेरे पास आ गया +50. यानी +50 है. इंजेक्शन ज्यादा होगा तो पॉजिटिव होगा. फिर वो आपको बोल रहा है बजट. बजट यानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेस. सही है. अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेस, आपके पास क्या ज्यादा होना चाहिए? सही है. अगर आपको इक्विलिब्रियम पे पहुंचना है तो आपके पास टैक्स ज्यादा होना चाहिए. अगर टैक्स ज्यादा होगा तभी तो आपका ये 50 कम हो सकेगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा है, फॉर एग्जांपल 50 है और ये 10 है, तो आंसर मेरे पास +40 आएगा. मुझे ये नहीं करना. मुझे क्या करना है? मुझे टैक्सेस को बड़ा दिखाना है ताकि दोनों नेट ऑफ हो जाएं. तो मैंने क्या किया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को मैंने सरप्लस पे, अगर मैं आता हूं तो सरप्लस का मतलब हो गया गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम है, टैक्सेस ज्यादा है. तो लेट्स से 200 का गवर्नमेंट स्पेंडिंग है और 300 की टैक्सेस है, तो सरप्लस हो गया. टैक्स क्योंकि ज्यादा है तो -100 हो गया. अब अगर आप देखें इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव हुई, जवाब है नहीं. अभी हमारे पास नेगेटिव में ज्यादा है. तो अगर नेगेटिव में ज्यादा है तो हमें एक्सपोर्ट्स को ज्यादा रखना होगा. एक्सपोर्ट्स को ज्यादा रखना होगा, इसका मतलब करंट अकाउंट शुड बी अ सरप्लस. तो सरप्लस, 1 मिनट. करंट अकाउंट शुड बी अ सरप्लस. हाँ, करंट अकाउंट शुड बी अ सरप्लस. सही है. तो 100 मिलियन का सरप्लस, 100 मिलियन का सरप्लस. सही आंसर सी नहीं है, सही आंसर डी है. अब देखें, सरप्लस अगर आपके पास 50 का है, लेट्स से 100 की एक्सपोर्ट्स हैं और 50 की इंपोर्ट्स हैं, तो नेट आपके पास +50 आ गया. अब अगर आप इन सबको ऐड कर देंगे आपके पास 0 आ जाएगा. तो बेसिकली बेसिकली इसको मैं वापसी एक रिकैप कर देता हूं. इसका सही आंसर डी है. तरीकेकार क्या है इस एमसीक्यू में? यू नीड टू कीप द विड्रॉल्स एंड इंजेक्शन इक्वल. सही है. तो लेट्स से आपने वर्किंग जब करनी है तो वर्किंग इसी तरीके से करनी है जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है.
सही है। और कोई तरीका नहीं है इसकी वर्किंग करने का। और नेट करके देखना है कि किसमें आंसर जीरो आ रहा है। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस इंटायर वर्किंग जहां पे मैं वैल्यूज अज्यूम कर रहा हूं, आपने डायरेक्टली भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 100 मिलियन के डेफिसिट पे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि डेफिसिट का मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा है और ये इंजेक्शन है, तो यहाँ पे +100 हो जाता है। अब ये +100 और +50, तो 150 आंसर आता। और 150 आंसर आ रहा है, अब करंट अकाउंट 50 से कुछ भी हो जाए, ऐड हो जाए या लेस हो जाए, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इस वजह से हम ए और बी को इग्नोर कर देंगे। सी पे आ जाए, हमारे पास सरप्लस है, मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम है, टैक्स ज्यादा है, तो बिकॉज ऑफ दिस दिस बिकम्स -100। तो अब हमारे पास जो इम्पैक्ट रह गया वो -50 का रह गया। अब -50 का रह गया इम्पैक्ट इन दोनों को मिला के, तो इसको नेट ऑफ करना है, तो हमें यहाँ पे +50 चाहिए। +50 का मतलब ये है कि एक्सपोर्ट शुड बी ग्रेटर, विच मीन्स इट शुड बी अ सरप्लस। दिस वॉज अ टेक्निकल एमसीक्यू। दिस इज अ टेक्निकल एमसीक्यू, एंड दिस विल क्रिएट कंफ्यूजन इवन आफ्टर आई हैव taught you. What you need to do is take a picture and try to solve it on your own. Only then you will get to know कि भाई ये किस तरीके से होगा। Okay. An economy's manufacturing share of real GDP fell from 30% to 12%. Which type of unemployment would have resulted from this? Cyclical, frictional, structural और voluntary? मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं, आप लोग मुझे पोल पे जवाब देंगे। Look at what the question is saying carefully. ओके, हमारे पास सबसे ज्यादा आंसर्स आए हैं ए और सी। 40% फॉर ए, 44% फॉर सी। तो अब आप देखें बच्चे ने क्या भंड मारा, उसने बोला सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग शेयर। तो एक इंडस्ट्री पे इफेक्ट आया, स्ट्रक्चरल। अगर वो ये बोलता एन इकोनॉमी जीडीपी फेल फ्रॉम 30% टू 12%, तो साइक्लिकल सही होता। लेकिन क्योंकि उसने एक इंडस्ट्री को स्पेसिफाई कर लिया है, तो दिस बिकम्स स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। Let's move on to the 19th MCQ. Which statement is not correct? लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई के बारे में है। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई बना लेते हैं, इस तरीके से वो बनता है LRAS। लुक एट द ऑप्शंस। नॉट करेक्ट बताना, हाँ। कैन बी डाउनवर्ड स्लोपिंग, LRAS कैन बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या डाउनवर्ड स्लोपिंग हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये हो गया जवाब, बिकॉज इट इज नॉट करेक्ट। क्या लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई हॉरिजॉन्टल हो सकता है? तो ये देखें आपके पास हॉरिजॉन्टल ये रहा। क्या अपवर्ड स्लोपिंग हो सकता है? यस, आप देखें ये रहा अपवर्ड स्लोपिंग। क्या वर्टिकल हो सकता है? हाँ, ये देखेंगे ये रहा वर्टिकल। तो देयरफॉर ए इज इनकरेक्ट, and we need to find out the incorrect point, and therefore A is the right answer. The price of six eggs rise from 1 to 1.32. Consumer prices as measured by the CPI rise by 10% over the same period. What is the real price of pack of six eggs at the end of the year? अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी है। अब आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर मोस्ट ऑफ द बच्चों का आएगा 1.1। वो क्या करेंगे? वो करेंगे 1 को मल्टीप्लाई बाय 0.1, यानी 10%, आंसर आएगा 0.1। इसको ऐड कर देंगे $1 से और आंसर आ जाएगा 1.1। ये गलत है। सही तरीका क्या है? आपको इन्फ्लेशन रिमूव करनी है। तो 1 इज नॉट इन्फ्लेटेड, 1.32 इज इन्फ्लेटेड। तो इसमें से आपको क्या निकालना है? 10% इन्फ्लेशन को लेस कर देना है। तो अकॉर्डिंग टू द calculation, if I can use the calculator, 1.32 divided by 1.1, तब जाके ये इन्फ्लेशन एलिमिनेट हो जाएगी। तो तरीकेकार है 1.32 डिवाइडेड बाय 1.1,
मेरा आंसर आएगा 1.2। सर 1.1 से आपने क्यों डिवाइड किया? 1 represents $1 और 0.1 represents द इन्फ्लेशन रेट। डन, आगे बढ़े। ओके, व्हाट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ अ मॉनेटरी पॉलिसी? बहुत आसान है, लुक एट द ऑप्शंस। मैं पोलिंग ऑन कर रहा हूँ, पोलिंग आप चेक कर लें और मुझे आंसर दें। 93% बच्चों ने सही जवाब दिया है, विच इज ए, a rise in import tariff. Tariff taxes, taxes part of fiscal policy. इंटरेस्ट रेट, क्रेडिट रेगुलेशन, मनी सप्लाई और ऑल मॉनेटरी पॉलिसी। अब ये देखें, क्रेडिट रेगुलेशन का अगर आपको कंफ्यूजन है, हमने लास्ट ईयर का जो पेपर सॉल्व किया तो उसमें क्रेडिट रेगुलेशन का सवाल आया था और मैंने तब भी एक्सप्लेन किया था कि ये मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। A government decides to raise most of its revenue from indirect taxes, what would increase the effectiveness of the policy? कब वो ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट कर पाएगा? पाकिस्तान की मिसाल दिमाग में होगी ना तो बहुत सारी चीजों में आसानी हो जाएगी। Increasing trend towards bartering of goods. So instead of buying and selling for money, we are buying and selling for goods. तो आप टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स लगा ही नहीं सकते, वो तो इनफेक्टिव हो गया। इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स ऑन हाउस होल्ड सेविंग, अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे तो लोग ज्यादा सेव करेंगे, इवेंचुअली खर्च कम करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स कम मिलेगा, इट इज इनफेक्टिव। इंक्रीजिंग अकरेंस ऑफ इनफॉर्मल मार्केट, अगर इनफॉर्मल मार्केट है, लोग टैक्स की चोरी कर रहे हैं, तो अगेन इनफेक्टिव। प्लेसिंग टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज विच हैव प्राइस इन इलास्टिक डिमांड, पाकिस्तान। पेट्रोल पे टैक्स लगा दो, इनडायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी पे लगा दो, आपको लेना ही लेना पड़ेगा। डज दैट मेक सेंस? तो डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन, a government uses expansionary monetary policy over 3-year period. Which combination identifies the likely impact of such a policy? एक्सपेंशनरी का मतलब हो गया मेरे भाई एग्रीगेट डिमांड का बढ़ना। एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो रियल जीडीपी राइज होगी। और अब आप फंस गए, लेट्स, आपको नहीं आ रहा समझ लो, कुछ भी मसला हो गया, तो आपने देखने हैं ऑप्शंस। तीन एक जैसे ऑप्शंस है ना, मतलब राइजिंग ही होगा। ये भी आप एक टोटका है, जुबैदा आप अगर टोटका समझ लें, सही है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे तीन एक जैसे ऑप्शंस आ गए, सही है। तो मतलब राइजिंग, राइजिंग आंसर बी और सी में से। लेकिन अगर आप कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करें, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस लेवल बढ़ेगी, रियल जीडीपी भी बढ़ेगी, सही है। आप ग्राफ बना के देख लें, आपको पता चल जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट को क्या होगा? अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट वुड बी फॉलिंग। आप ग्राफ बना के भी देख सकते हैं, ए डी और ए एस का। एक तरफ आपके पास प्राइस लेवल, एक तरफ रियल जीडीपी आती है, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। लेकिन एक टोटका ये भी है कि अगर तीन सेम ऑप्शंस हैं, मतलब वो तीनों सही हैं और जो गलत है, जो अलग से दिया हुआ है, वो गलत ही होगा फिर। Let's move on. 24. What is not an example of an expansionary supply side policy? यानी expansionary aggregate supply को बढ़ाने वाली। मैं पोल ऑन कर रहा हूं, बहुत आसान है, इससे आसान एमसीक्यू शायद ग्रेड 1 और 2 में पूछा जाता है। इसमें भी अभी कोई बच्चा गलत जवाब दे देना तो हट जाएगी मेरी। हो गया भाई, हो गया। हो अबे, 50% बच्चों ने अभी तक जवाब नहीं दिया। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर देयर रिस्पॉन्सेज। ओके, 60% बच्चों ने सही जवाब दिया है। रिडक्शन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन ट्रेनिंग, ये है सही जवाब। भाई आप लोगों को
पढ़ाया है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती है। तो अगर रिडक्शन करेंगे तो एग्रीगेट सप्लाई कम होगी, इट वोंट बी एक्सपेंशनरी। इंक्रीज इन सपोर्ट फॉर टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। हम्म, सही है। अब ये देखें, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किसकी सपोर्ट, इट्स नॉट वेरी स्पेसिफाइड। गवर्नमेंट की सपोर्ट, किसकी सपोर्ट, इट्स नॉट स्पेसिफाइड, देयरफॉर बी इज वेरी वेग। रिडक्शन इन पेमेंट्स टू अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, रिडक्शन पे करेंगे तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होगी, दिस इज अ फिस्कल पॉलिसी। इंक्रीज इन प्राइवेटाइजेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, तो हाँ, इस वजह से आप लोग को कंफ्यूजन हो रही थी। हाँ, सही है, सही है, सही है, मैं समझ गया। अब मैं आपको वापसी समझाता हूँ नए सिरे से, ये देखें। नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंशनरी, सही है। इंक्रीज इन सपोर्ट फॉर टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, सही है, तो आपके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इज एक्सपेंशनरी सप्लाई साइड पॉलिसी। प्राइवेटाइजेशन इज एक्सपेंशनरी सप्लाई साइड पॉलिसी, सही है। एंड reduction in the payments to unemployed, as a result more people will be employed, as a result आपके मुल्क में प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। this is also this can also be classified as an expansionary supply side policy। लेकिन अब यहां पे आप लोगों ने ऑब्जर्व किया कि मैं जब प्राइवेटाइजेशन पे आया तो मैं रुक गया। मैं क्यों रुक गया? क्योंकि मुझे प्राइवेटाइजेशन भी सही लग रहा था, सही। तो फिर मैंने क्वेश्चन को री रीड किया और मैंने देखा कि मैं क्या भंड मार रहा हूं। तो मैंने ये भंड मारा कि जो मैंने भंड मारा, फिर मैंने उसको समझाया कि बाकी सारी सप्लाई साइड एक्सपेंशनरी पॉलिसीज होंगी, क्योंकि ए इज नॉट एन एक्सपेंशनरी सप्लाई साइड पॉलिसी, सही है। वैसे तो सी हमारे पास फिस्कल पॉलिसी का ही पार्ट होता है, लेकिन लेकिन ए इज द बेस्ट चॉइस, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन ट्रेनिंग इज एन एक्सपेंशनरी सप्लाई साइड पॉलिसी। रिड्यूसिंग विल रिड्यूस द एग्रीगेट सप्लाई, तो ये कॉन्सेप्ट है, सही है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यूज। वी हैव द टेबल shows the amount of tax paid। अरे, एडम स्मिथ के फादर से मिस्टेक कैसे हो सकती है? एडम स्मिथ के फादर भी तो एक इंसान है। The table shows the amount of tax paid on three different levels of income, which combination shows proportional income tax। यानी जितने परसेंटेज से इनकम बढ़ी है उतने ही परसेंटेज से टैक्स बढ़ेगा। अब ये देखें, 1000 की इनकम 1000 का टैक्स, 20,000 इनकम 1000 टैक्स, 40,000 1000। तो ये कौन सा टैक्स है? ये है रिग्रेसिव टैक्स। सर, ये रिग्रेसिव क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे आपके पास इनकम बढ़ रही है, आपका टैक्स का परसेंटेज कम हो रहा है। अब सी, दिस इज अ प्रोपोर्शनल टैक्स। 10,000 का 10% 1000, 20,000 का 10% 2000, 40,000 का 10% 4000। दिस इज प्रोपोर्शनल टैक्स, मतलब रिच और पुअर पे सेम परसेंटेज ऑफ टैक्स इंप्लीमेंट किया गया है। Why does the value of current terms have no monetary unit? Terms of trade, sorry. Why does the value of countries' terms of trade have no monetary units? क्योंकि हम वहां पे मेजर क्या करते हैं? इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस डिवाइडेड बाय इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट प्राइस। सही है। लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एक्यूरेटली दो। तो अगर एक्यूरेट नहीं भी है तो क्वेश्चन तो ये पूछ ही नहीं रहा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मॉनेटरी यूनिट्स क्यों नहीं होता? तो ए नहीं हो सकता। इट इंक्लूड्स मोर देन वन करेंसी, नहीं। इट इंक्लूड्स द प्राइस, तो प्राइस एक ही करेंसी में होगी। इट इज द रेशियो ऑफ टू इंडेक्स नंबर्स, यस। इट मेजर्स द चेंज ओवर टाइम, नहीं। इट मेजर्स द चेंज ओवर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट प्राइसेस। 27, 27 मैं बता रहा हूं कि इससे आसान एमसीक्यू नहीं हो सकता था।
ये तो नर्सरी का भी बच्चा सही बता देगा, आप लोग गलत नहीं करना। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स अ टेरिफ? अगर किसी ने गलत जवाब दिया, मैं बता रहा हूं, मैं पंखे से लटक जाऊंगा। आ गया आ गया आ गया। सिर्फ ये सुन के बच्चे ने जवाब दे दिया गलत। 96% बच्चों ने आपके पास जवाब सही दिया है, 97। भाई, मैं तो बोलूंगा जिस बच्चे ने गलत जवाब दिया वही खुदकुशी कर ले, मैं क्यों करूं। इट इज अ टैक्स imposed ऑन imports। टैरिफ, एम्बार्गो होता है भाई, एम्बार्गो है ए। जिस बच्चे ने ए सेलेक्ट किया था। A country has a persistent deficit on the current account balance of payment. What is most likely to improve the situation in the long run? अगर situation improve करनी है, exports को बढ़ा दो, imports को कम कर दो। Let's look at the options. Lowering the level of import duties. अगर import duties मैं कम करूंगा, imports बढ़ जाएंगी, तो ये मेरा आंसर गलत हो जाएगा। रिडक्शन इन द लेवल ऑफ इनकम टैक्स, लोगों की जेब में पैसा आएगा, वो ज्यादा इंपोर्टेड गुड्स बाय करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, यानी इंटरेस्ट रेट को कम कर दो, लोग स्पेंड करेंगे, इंपोर्टेड गुड्स बाय करेंगे, इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। यूज ग्रांट्स टू इनकरेज न्यू इन्वेस्टमेंट बाय फर्म्स। लॉन्ग रन की बात है तो इन्वेस्टमेंट्स होंगी फर्म्स की, वो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, कंपेटिटिव होंगे, ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। डी इज द राइट आंसर। Last two MCQs. The primary income and secondary income are components of current account balance of payment. Primary income, income from rent, dividends, profits, and interest. ये सारे होते हैं, सही है। तो गवर्नमेंट ट्रांसफर्स, मतलब गवर्नमेंट जब ट्रांसफर करती है, इट्स नॉट ट्रांसफर पेमेंट, इट्स बेसिकली गवर्नमेंट ट्रांसफर are foreign aids given by the government, say, तो ये नहीं है। Incomes from profits earned abroad, incomes from profit earned abroad, तो बी और सी हमारे पास आंसर है। Remittances is again secondary income। Let's look at बी और सी के corresponding points। Dividends earned from foreign shares, तो ये भी नहीं हो सकता। एंड गवर्नमेंट ट्रांसफर्स, यानी गवर्नमेंट जब फॉरेन एड्स देती है तो गवर्नमेंट पैसा ट्रांसफर करती है। दिस इज द राइट आंसर, सी। The table shows the change in the value of UK sterling over a 3 month period. तो पहले 1 pound was equal to 1.38, now pound is equal to 1.32. The pound has weakened क्योंकि पहले 1 pound 1.38 से लड़ता था, और अब 1 pound 1.32 से लड़ता है। उस्मान, सेकेंडरी इनकम क्या होता है? मैंने आपको जब करंट अकाउंट पढ़ाया था ना, तो सेकेंडरी इनकम को मैंने करंट ट्रांसफर्स के नाम से पढ़ाया था। करंट ट्रांसफर्स का मतलब आपके पास वो पैसा जो गवर्नमेंट के पास आता है या जाता है विदाउट एनीथिंग इन रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल रेमिटेंसेस, फॉर एग्जाम्पल फॉरेन एड्स। आ जाए क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो आपके पास पाउंड जो है, पाउंड वो वीक हो गया है। वीक होगा, व्हाट इज द शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ऑफ द चेंज इन द वैल्यू ऑफ यूके स्टर्लिंग ऑन द यूके। तो अगर वीक हुआ है तो आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, सही है, याद है ना। Decreased disinflation, increased cost push inflation, more purchasing power of money, reduced demand pull inflation। अब carefully listen। जब भी करेंसी वीक होती है, देयर विल ऑलवेज बी इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन होगी, इसका मतलब ये है कि आपकी डिसइंफ्लेशन नहीं होगी, सही है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है। तो डिसइंफ्लेशन होता है पिछले साल के मुकाबले इन्फ्लेशन रेट कम हो जाए, तो यहाँ पे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इंक्रीज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यस, क्योंकि जब करेंसी वीक होगी आपकी इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव होगी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगी। लेकिन बाकी दो ऑप्शंस भी देखें। मोर परचेजिंग पावर ऑफ मनी, अगर इन्फ्लेशन होगी तो परचेजिंग पावर तो कम होगी, ये भी नहीं हो सकता। रिड्यूस डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ेगी। सो दिस इज इट।
हमने आज एक पेपर सॉल्व किया। अब हमारी क्लास अगली वेडनेसडे को 3 PM पे होगी, सेम टाइम सैयद। आई वुड एक्सपेक्ट यू पीपल टू कम एंड अटेंड द क्लास। आप मुझे फीडबैक दें कि कैसी रही क्लास ऑन व्हाट्सएप। आई विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक्स। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।